हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान सरोवर। माई सेल्फ डॉक्टर दीपमाला। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रीजनरेशन है। रीजनरेशन पे हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने टाइप ऑफ रीजनरेशन बताया है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सैलेमेंडर में रीजनरेशन कैसे होता है, उसका डिस्कशन करेंगे। अब सैलेमेंडर की अगर बात करें तो ये एक एम्फीबियन है, जबकि ये लिजर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन ये एक एम्फीबियन यूरोडल को बिलोंग करता है। सैलेमेंडर की अगर साइज की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर से लेके 1.2 मीटर तक सैलेमेंडर होते हैं। मोर देन 550 स्पीसीज तक सैलेमेंडर की होती हैं। अगर इसकी वेट की बात करें तो 25 to 30 केजी तक इसका बॉडी वेट हो सकता है और चाइना वगैरह में सैलेमेंडर को एज ए फूड भी यूज किया जाता है। तो मींस कि सैलेमेंडर की बहुत वैरायटी, कुछ सैलेमेंडर ऐसे होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, जिनमें टेट्रोटॉक्सिन्स पाए जाते हैं, तो टॉक्सिक भी होते हैं सैलेमेंडर। अब हम लोग सैलेमेंडर की रीजनरेशन की अगर बात करें तो सैलेमेंडर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें रीजनरेटिव पावर बहुत ज्यादा होती है। इसके बॉडी के मैक्सिमम पार्ट रीजनरेट हो सकते हैं, इवन हार्ट और स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के कुछ पार्ट भी रीजनरेट हो सकते हैं। बट ऐसा, लेकिन जो ये रीजनरेशन इसमें कैपेसिटी है इसको ये एक तरीके से हम इसको एक्सेप्शन मानेंगे, क्योंकि अगर सैलेमेंडर्स के क्लोज स्पीसीज को भी देखा जाए तो उनमें भी इतनी रीजनरेटिव कैपेसिटी नहीं होती है, लेकिन सैलेमेंडर में रीजनरेटिव कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये अभी भी बहुत क्लियर नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन हाँ, ये इसमें सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर होती है। और अगर हम लोग सैलेमेंडर की रीजनरेशन की बात करें तो सैलेमेंडर में हमने इसके पहले वीडियो में ये बताया है इसके बारे में डिटेल में कि सैलेमेंडर में जो रीजनरेशन होता है वो एपीमॉर्फोसिस या एपीमॉर्फोलेक्सिस टाइप का रीजनरेशन होता है। इस रीजनरेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी एडल्ट स्ट्रक्चर पहले डी डिफरेंशिएटेड होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज ये सैलेमेंडर है और सैलेमेंडर का ये लिम कट गया है, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग लिम, जो बचा हुआ लिम है, वो एक एडल्ट स्ट्रक्चर कभी हुआ करता था लिम का, और वो क्या करता है, वो डी डिफरेंशिएशन करता, मींस कि इसी के कुछ सेल्स स्टेम लाइक सेल्स में चेंज हो जाते हैं, उनके वो सेल साइकिल में एंट्री करके स्टेम लाइक सेल्स में चेंज हो जाते हैं, और इसके बाद फिर वापस ये अपने आप को रीस्पेसिफाई करके लिम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एपीमॉर्फोलेक्सिस या एपीमॉर्फोसिस। और सैलेमेंडर में जो रीजनरेशन होता है वो होता है एपीमॉर्फोलेक्सिस या एपीमॉर्फोसिस टाइप का रीजनरेशन होता है। तो जहां पे क्या होता है कि डी डिफरेंशिएशन होता है, मींस कि जो एडल्ट स्ट्रक्चर जो कि डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं वो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में या स्टेम लाइक सेल्स में चेंज होती हैं और चेंज होने के बाद लिम का डेवलपमेंट करती है, इसलिए इसको कहा जाता है मींस क्या कहा जाता है, एपीमॉर्फोलेक्सिस। तो अब हम लोग सैलेमेंडर के रीजनरेशन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। स्प्लैंजी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1768 में बताया था कि जो सैलेमेंडर है उसमें एपीमॉर्फोसिस टाइप का रीजनरेशन होता है। एपीमॉर्फोसिस एक एडवांस टाइप का रीजनरेशन है, क्योंकि ये रीजनरेशन देखिए क्या होता है कि यहाँ पे ब्लास्टेमा सेल्स मींस कि स्टेम सेल्स बनते हैं और इसके बाद डेवलपमेंट होती है, इसलिए इसको कहा जाता है एडवांस टाइप रीजनरेशन। न्यूट कहिए या सैलेमेंडर कहिए, कैन रीजनरेट एन इंटायर लिम्ब विद इन 7 to 10 वीक्स में पूरा का पूरा डेवलप हो सकता है लिम्ब। और सबसे पहले इस टाइप का एपीमॉर्फोसिस टाइप का रीजनरेशन यूरोडेला एम्फीबियन मींस की सैलेमेंडर में देखा गया था, जहां पे लिम्ब का डेवलपमेंट 7 to 10 वीक्स में हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये कोई लिम्ब है, लिम्ब के जैसे ही लिम्ब कट होता है तो जो उसका एम्पुटेटेड लिम्ब होता है, मींस एम्पुटेटेड का मतलब कि जो कटा हुआ लिम्ब है वो क्या करता है, वो 6 to 12 आवर्स के अंदर ही इसके जो भी, क्योंकि ये जो एम्पुटेटेड लिम्ब है, सपोज कि ये सैलेमेंडर है, ये सैलेमेंडर का लिम्ब है, ये सैलेमेंडर का लिम्ब ये कट हो गया तो इसको एम्पुटेटेड लिम्ब बोलेंगे। इस एम्पुटेटेड लिम्ब में पहले क्या होता है, क्लॉट बनता है प्लाज्मा का, मींस कि एक तरीके से यहाँ पे क्लॉटिंग होगी। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो सेल्स क्या करती हैं, यहाँ एपिकल पोर्शन में शिफ्ट होती हैं। तो एपिडर्मल सेल्स क्या करती हैं, कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। यहाँ पे एपिडर्मल सेल आती हैं, आके कैप लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। फिर ये
जो सेल्स एपिडर्मल सेल्स होती है वो प्रोलिफरेट करके इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना लेती है। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है एपिकल एपिडर्मल कैप, AEC, ये आपको याद रखना है। एपिकल एपिडर्मल कैप का स्ट्रक्चर बनता है एपिडर्मल सेल्स से। तो जो एपिडर्मल सेल्स थी वही सेल्स यहां पे मूव करके कट एंड पर एम्पुटेटेड पार्ट पे एक कैप बनाती हैं, उस कैप का नाम है एपिकल एपिडर्मल कैप और इस तरह का स्ट्रक्चर बनती है। ये जो एपिडर्मल कैप है आगे चल के इसके नीचे की सेल्स क्या बनाने लगती हैं, डिफरेंशिएशन उनमें होने लगता है। तो ये जो AEC है ये बहुत क्रिटिकल है इस लिम्ब के जनरेशन के लिए, मींस कि इसका होना बहुत जरूरी है लिम्ब को बनाने के लिए। तो इसीलिए इसको आपको याद रखना है AEC को। इसके नीचे की सेल्स डी डिफरेंशिएशन होता है क्योंकि यहां पे अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके अंदर ये लिम्ब एम्पुटेटेड लिम्ब है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज होंगी, फाइब्रोब्लास्ट, मसल सेल्स, भले ही आधा एल्बो से कट हो गया है लेकिन बाकी का पार्ट जो एम्पुटेटेड है वहां पे फाइब्रोब्लास्ट, मसल सेल्स, नर्व सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, मायोसाइट्स, बोन्स, ये सारी चीजें पाई जाएंगी। तो अब क्या होता है कि इसके जो AEC है उसके नीचे की सेल्स क्या डिफरेंशिएटेड होती है। डिफरेंशिएटेड का मतलब कि जो एपिडर्मल सेल्स है वही डिफरेंशिएटेड होकर क्या बना रही है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बना रही है। डिफरेंशिएशन का डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को अटेन की हुई थी, ये लिम्ब की सेल है, इन्होंने एक लिम्ब के स्ट्रक्चर को अटेन किया था, लिम्ब के फंक्शन को अटेन किया था और यही सेल्स अब स्टेम लाइक कैपेबिलिटी में चली गई हैं। तो स्टेम लाइक सेल्स में चेंज हो गई हैं और ये मास ऑफ सेल्स बनाती हैं, ये मास लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। इस मास लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है ब्लास्टेमा। तो सैलामेंडर के केस में स्टेम लाइक सेल्स को कहा जाता है ब्लास्टेमा और यही ब्लास्टेमा आगे चल के रीस्पेसिफाई करके फिर क्या बनाती है, लिम्ब को रीजनरेट कर लेती है। और जब ऐसा होता है तो बहुत सारे मैकेनिज्म लिम्ब में होते हैं क्योंकि सैलामेंडर का जो लिम्ब का रीजनरेशन हो रहा है जब वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में था और लिम्ब में जो जो चीजें एक्टिवेट थी और जो जो चीजें एक्टिवेट नहीं थी, ठीक वही प्रोसेस अब रीजनरेशन के टाइम में होगा जो एम्ब्रियोनिक टाइम में हुआ था। तो अब यहां पे क्या हो रहा है कि जैसे कि एक होता है ग्लायल ग्रोथ फैक्टर। ग्लायल ग्रोथ फैक्टर क्या होता है, ये मींस की नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन सेल्स सिक्रीट करते हैं ये ग्लायल ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये क्या होता है, सिक्रीटेड बाय नर्व सेल्स। ब्लास्टेमा रीजनरेट प्रोलिफरेट सेल अप टू लिम्ब फॉर्मेशन। जो ब्लास्टेमा जो कि स्टेम लाइक सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो उसके लिए ये ग्लायल ग्रोथ फैक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये ब्लास्टोमा सेल्स प्रोलिफरेट करें और लिम्ब के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन कर पाए। कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि FGF2। तो ये FGF2 क्या करते हैं, क्योंकि अगर ब्लास्टेमा बन गई, ब्लास्टेमा बनने के बाद आगे चल के उसको लिम्ब बनाना है, तो लिम्ब बनाने के लिए किसी भी लिम्ब में क्या क्या होता है, उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। तो क्या होगा कि FGF2 जो है वो क्या होता है, एंजियोजेनेसिस फैक्टर क्रिएट करता है। मींस कि ब्लड वेसल्स की सप्लाई को कौन क्रिएट करता है, FGF2। तो ग्लायल ग्रोथ फैक्टर ने न्यूरॉन से सिक्रीट होकर ब्लास्टेमा के प्रोलिफरेशन में हेल्प किया, मींस कि बहुत सारे ब्लास्टेमा बने। FGF2 ने किया ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन कराया, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स और ब्लड सेल्स, और माइटोसिस को भी इनहेंस किया, क्योंकि माइटोसिस होगी तभी तो एम्पुटेटेड लिम्ब इस तरह का बन पाएगा है। तो यहाँ पे सेल्स के माइटोसिस होंगे। फिर कुछ जीन क्या होते हैं, अपरेगुलेटेड हो जाते हैं। वो जीन अपरेगुलेटेड हो जाएंगे जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम लिम्ब में जो अपरेगुलेट हुए थे वही जीन अभी अपरेगुलेट होंगे। तो वो जीन कौन सा होता है, जैसे कि MSX1 जीन होता है जिसका अपरेगुलेशन हो जाता है, मींस कि उसका एक्सप्रेशन हाई हो जाता है, जो कि एम्ब्रियोनिक जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था तो वहां पे प्रोलिफरेटिव जोन ऑफ मीजेनकाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक लिम्ब। जब लिम्ब डेवलपमेंट आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिम्ब के डेवलपमेंट में एक मीजेनकाइम स्ट्रक्चर होता है जो कि लिम्ब का प्रोलिफरेटिव जोन होता है या प्रोग्रेस जोन होता है, उसका होना बहुत जरूरी होता है जब लिम्ब इस तरह से डेवलप करती है। तो ये मीजेनकाइम सेल्स के डेवलपमेंट की वजह से ये हमारे हैंड्स जो लंबे लंबे दिख रहे हैं वो प्रोग्रेस जोन की वजह से दिख रहे हैं। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियोनिक लाइफ चल रही थी तो उस समय इस फैक्टर ने ये जोन को, मींस की प्रोलिफरेटिव जोन या मीजेनकाइम सेल्स के
प्रोलिफरेशन में हेल्प किया था, तो वही फैक्टर फिर से अपरेगुलेट होगा। जबकि अभी जब पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ चल रही थी, जब कोई अभी कट एंड नहीं था, कट टिश्यू नहीं हुआ था, तो उस समय ये फैक्टर क्या होगा, ये डाउन रेगुलेटेड होगा, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं थी। और तो इसलिए क्या होगा कि इस फैक्टर को क्या कर दिया गया, अप रेगुलेटेड कर दिया गया। फिर कुछ जीन ऐसे होंगे जो डाउन रेगुलेट हो जाएंगे। कौन से जीन डाउन रेगुलेट होंगे? जो पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ में मींस की अप रेगुलेटेड थे। सपोज कि अभी कोई सैलामेंडर बॉर्न हुआ है, और बॉर्न होने के बाद जो बेबी सैलामेंडर है वो अभी उसकी लाइफ चल रही है, तो अभी उसमें कोई लिम्ब को तो बनाना नहीं है, तो इसलिए वो लिम्ब के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो भी जीन है वो एक्टिव रहेंगे, जैसे कि MRF1, MYF5, तो ये सब जीन एक्टिव रहेंगे। अब इनको जब लिम्ब ही नहीं है तो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जीन की जरूरत क्या है, तो ऐसे जीन का क्या हो जाएगा, डाउन रेगुलेशन हो जाएगा। तो यहां पे डाउन रेगुलेशन हो जाता है। तो जो सैलामेंडर है उसके लिम्ब रीजनरेशन के लिए ग्लायल ग्रोथ फैक्टर, FGF2, कुछ जीन का अपर रेगुलेशन, कुछ जीन का डाउन रेगुलेशन होता है, और इस तरह से लिम्ब का डेवलपमेंट हो जाता है। अब इस डेवलपमेंट को हम लोग और स्पेसिफाई वे में देख लेते हैं, इसको और अच्छे से देखते हैं कि ये सपोज कोई एम्पुटेटेड लिम्ब है, इसके चारों तरफ देखिए एक एपिडर्मिस है, इसके नीचे डर्मिस है, फिर कार्टिलेज है, मसल्स है, ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। जैसे ही एम्पुटेटेड हुआ 24 आवर्स में हीलिंग होती है। हीलिंग होगी तो क्या होगा, उंड के ऊपर एक एपिथेलियल स्ट्रक्चर बन जाएगा जो येलो कलर का दिख रहा है। ये एपिथेलियल स्ट्रक्चर आगे चल के एपिकल एपिडर्मल कैप बना लेती, AEC बना लेती है, और फिर इसके बाद इसके नीचे ये जो ग्रे कलर के दिख रहे हैं ये क्या है, डी डिफरेंशिएशन हो रहा है और बन रहे हैं ब्लास्टेमा सेल्स। ब्लास्टेमा सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसके बाद एक कोन स्टेज आता है। कोन स्टेज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कैसा है, कोन स्टेज आपको दिख रहा है कि कोन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे क्या, ये ब्लास्टेमा बहुत सारे बन गए हैं कोन लाइक स्ट्रक्चर में। ये क्या हो गया, ये AEC है, कैप है। और इसके बाद ये वाली कंडीशन कब आती है, 3 to 6 वीक में। 3 to 6 वीक में ये वाली कंडीशन आ जाती है। इसके बाद एक पैलेट स्टेज आती है। पैलेट स्टेज को पैडल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, पैडल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए इसको पैलेट स्टेज बोलते हैं। यहाँ पे ब्लास्टेमा देखिए बहुत सारे बन गए, अब यहाँ पे एक पैडल लाइक स्ट्रक्चर बना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रीडिफरेंशिएशन हो रहा है, मींस कि अब जो ब्लास्टेमा सेल्स बने थे वो देखिए आगे के पार्ट बनाना शुरू कर दिया है लिम्ब का। और फिर आगे चल के फिर एक नॉच स्ट्रक्चर दिखता है, क्योंकि यहाँ पे एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि आगे चल के क्या बनाना, डिजिट्स बनाने, तो नॉच बनेंगे तभी डिजिट्स बनेंगे। तो जितने ये ब्लास्टेमा ये सारे यूज हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे आते आते ब्लास्टेमा खत्म होने लगे, तो क्या हो रहा है, ब्लास्टेमा यूज किए जा रहे हैं, और यूज होके वो क्या कर रहे हैं, इस तरीके से पूरा एक लिम्ब का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये पूरा इसका मींस कैसे होता है, और ये 7 to 10 वीक्स में पूरा लिम्ब का डेवलपमेंट हो जाता है। यहां पे देखिए लिखा है कि सैलामेंडर का हार्ट, टेल, स्पाइनल कॉर्ड, रेटिना, लेंस, अपर जॉ, लोअर जॉ, ब्रेन पार्ट सभी रीजनरेट हो सकते हैं। अब इसके बाद तो ये तो रीजनरेशन का प्रोसेस हो गया। अब जो हम लोगों ने भी देखा है उसी का यहाँ पे लिखी हुई लैंग्वेज है, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले उंड हीलिंग होती है, 24 आवर्स में उंड हीलिंग हो जाएगी जैसे ही एम्पुटेशन होता है, और इसके बाद एक एपिकल एपिडर्मल कैप बनती है जिसको AEC कहते हैं, जो कि बहुत ही क्रिटिकल होती है लिम्ब रीजनरेशन के लिए। अगर ये ना बने तो ब्लास्टेमा नहीं बन पाएंगी। फिर होता है डी डिफरेंशिएशन। AEC जैसे ही बन जाता है, सेल्स डी डिफरेंशिएशन होके, लिम्ब के सेल डी डिफरेंशिएशन होके किस में चले जाते हैं, ब्लास्टेमा सेल्स बना लेते हैं, और वो बिल्कुल वैसे ही सेल्स होते हैं जैसे कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में मेसेनकाइम सेल्स होते हैं। ठीक है, दिस इन्वॉल्व लॉस ऑफ स्पेशलाइज्ड हिस्टोरिकल कैरेक्टर, मींस कि जो कभी सेल्स लिम्ब के कैरेक्टर में थी, आज वो सेल्स डिफरेंशिएट होके वो उस कैरेक्टर को लॉस कर चुकी हैं, लिम्ब वाले कैरेक्टर को। अभी वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में आ चुकी हैं। और ये कैसे होता है, डी डिफरेंशिएशन सेल, जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जिनको हम लोग ब्लास्टेमा सेल्स कहते हैं, जिनको हम लोग स्टेम लाइक सेल्स कहते हैं, वो रिजेंबल्स करते हैं एम्ब्रियोनिक मेसेनकाइम सेल से, मेसेनकाइम सेल से रिजेंबलेंस शो करेंगे। ब्लास्टेमा का फॉर्मेशन हो जाता है, डी डिफरेंशिएटेड सेल्स देन बिगिंस टू एक्यूमुलेट एट द एंड ऑफ स्टेम।
जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारा जहां पे कट हुआ था वहां पे ब्लास्टेमा बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो इकट्ठा होके फिर क्या करेंगे, आगे चल के ये डेवलपमेंट करते ब्लास्टेमा माइटोसिस अकर, मास ऑफ सेल्स फॉर्म्ड विच इलोंगेट टू फॉर्म कोन, और कोन फ्लैटन होके पैडल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और आगे चल के नॉच स्ट्रक्चर बन के लिम्ब का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से सैलामेंडर के लिम्ब का डेवलपमेंट हो जाता है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि ब्लास्टेमा के फॉर्मेशन को, ब्लास्टेमा के रेगुलेशन को, ब्लास्टेमा को रीस्पेसिफाई करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्रिएशन ऑफ रीजेनरेशन ब्लास्टेमा, रीजेनरेशन जो ब्लास्टेमा का रीजेनरेशन होता है, ब्लास्टेमा जो बनते हैं उनका क्रिएशन में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला फैक्टर है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि एक पेट्री डिश ली गई है, इसमें न्यूट या सैलामेंडर का क्या लिया गया है, मायोट्यूब्स लिए गए हैं, सैलामेंडर के मायोट्यूब्स लिए गए हैं। अब मसल सेल्स आपको पता है कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। इसके बाद इसको ट्रीट किया गया है सीरम, और वो सीरम किसका था, न्यूट का ही था, न्यूट के सीरम से ट्रीटमेंट दिया गया। इसके बाद ट्रीटमेंट के बाद क्या देखा गया कि मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स बन रहे हैं। दूसरे केस में क्या किया गया कि पेट्री डिश में मसल्स लिए गए हैं, लेकिन किसके, माउस के मसल्स लिए गए हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स लिए गए माउस के, और सीरम से ट्रीटमेंट दिया गया। कौन से सीरम से, माउस के सीरम से। लेकिन यहां पे मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स नहीं बने हैं, डोंट रिस्पॉन्स, इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि यहां पे मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स बनने का मतलब यहां पे ये दिखाएगा कि ब्लास्टेमा का जो रीजनरेशन होता है वहां पे भाई सैलामेंडर में ही ऐसी कैपेबिलिटी क्यों पाई जाती, क्योंकि सैलामेंडर का जो सीरम है उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से सैलामेंडर में ही ब्लास्टेमा बनाने की कैपेसिटी होती है। तो जो सैलामेंडर का या न्यूट का जो सीरम होता है उसमें पाया जाता है थ्रोम्बिन, जो कि एक्टिव थ्रोम्बिन होता है, जो कि क्या कर सकता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स को मींस की मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स में चेंज कर सकता है, जो कि प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं। और ठीक वैसा ही जब माउस क्योंकि मैमेलियन है, इसमें रीजनरेशन होता नहीं है, जब इसको देखा गया तो इसके सीरम में कोई ऐसे फैक्टर्स ही नहीं थे कि जो ब्लास्टेमा बना पाए। तो एक रीजन तो ये हो गया कि ब्लास्टेमा बनाने का रीजन क्या है, क्योंकि सैलामेंडर के सीरम के पास ही वो कैपेबिलिटी है, इसलिए ब्लास्टेमा का रीजनरेशन हो पाता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं द डिफरेंशिएशन ऑफ मसल सेल्स इन रिस्पॉन्स टू सीरम रीजनरेट इन केस ऑफ न्यूट मायोसाइट बट नॉट इन माउस मायोसाइट, क्योंकि जो न्यूट का मायोसाइट में ऐसा हो पाता है डी डिफरेंशिएशन मींस कि स्टेम लाइक सेल्स का फॉर्मेशन, क्योंकि जो न्यूट का सीरम है उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स पाए जाते हैं जो कि डी डिफरेंशिएशन करवा सकते हैं। अब इसके बाद सेकंड फैक्टर क्या हो सकता है ब्लास्टेमा के फॉर्मेशन के लिए, डिपेंड ऑन मेंटेनेंस ऑफ आयन करंट। बहुत सारे आयन करंट्स मिलते हैं ड्रिवन थ्रू द स्टेम, मींस कि जब ये सैलामेंडर का स्टेम इस तरह से डेवलप हो गया तो इस स्टेम में कुछ आयन करंट पास होते हैं और उन आयन करंट से यहां पे ब्लास्टेमा का फॉर्मेशन होता है। तो मींस सैलामेंडर से इंफॉर्मेशन आ रहा है यहां पे कट एंड पर, स्टेम पे। तो कहने का मतलब यह है कि डिपेंड ऑन मेंटेनेंस ऑफ आयन करंट ड्रिवन थ्रू द स्टेम, स्टेम के थ्रू आयन करंट होता है और ब्लास्टेमा का मींस क्रिएशन होता है। अगर किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू सप्रेस्ड कर दिया जाए आयन करंट का, तो ब्लास्टेमा का रीजनरेशन फेल हो जाएगा। तो इससे क्या मतलब निकला कि जो फैक्टर्स हैं ब्लास्टेमा के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सीरम, न्यूट के सीरम में कुछ ऐसा फैक्टर पाया जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लास्टेमा के फॉर्मेशन में। दूसरा कि स्टेम से कुछ करंट पास होता है, आयनिक करंट पास होता है, जिसकी वजह से रीजनरेशन होता है। किसी भी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से ये आयन करंट को ना पास कराएं तो ब्लास्टेमा का रीजनरेशन फेल हो जाता है। तो ये तो हो गया कि कैसे रीजनरेट होने के लिए क्या क्या सैलामेंडर के पास फैक्टर है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रोलिफरेशन और रेगुलेशन ब्लास्टेमा का कैसे होता है। अगर हम लोग ब्लास्टेमा के प्रोलिफरेशन की बात करें तो ब्लास्टेमा का जो प्रोलिफरेशन होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक होता है एईसी जो कैप का फॉर्मेशन होता है, एपिकल एक्टोडर्मल कैप, और दूसरा जो होता है वो होता है नर्व।
तो ये कैसे करता है? नर्व कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज करता है, ऐसे कुछ फैक्टर सिक्रीट करता है जो कि ब्लास्टेमा के प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है। कैसे? अगर जो AEC है वो AEC FGF8 को सिक्रीट करता है और FGF8 को प्रोलिफरेटिंग जोन में नर्व जो फैक्टर रिलीज कर रहा है उस फैक्टर का नाम होता है NAG, वो फैक्टर लाने में हेल्प करता है और इस तरीके से प्रोलिफरेटिंग जोन में प्रोलिफरेशन होने लगता है। तो बेसिकली नर्व जो ये ब्लास्टेमा का प्रोलिफरेशन है वो डिपेंड करता है नर्व पर, और इसमें जो नर्व सिक्रीट करती है वो सिक्रीट करती न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं मीन्स की लिम्ब के जनरेशन में। अगर ये डिफेक्टेड हो तो लिम्ब का रीजनरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लास्टेमा का प्रोलिफरेशन ही नहीं होगा। ब्लास्टेमा का क्रिएशन तो हो गया, लेकिन ब्लास्टेमा का प्रोलिफरेशन अगर नहीं होगा तो फिर ऐसा फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद तो यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, उन एक्सपेरिमेंट से देखा गया, सपोज कि ये एक लिम्ब है जो कि नॉर्मल लिम्ब है और इस लिम्ब में ये रेड कलर की आपको नर्व दिख रही है। अब क्या किया गया कि इसको एम्पुटेट किया गया, एम्पुटेट करने के बाद देखा गया कि ये लिम्ब नॉर्मल रीजनरेट कर रही है। दूसरे केस में क्या किया गया कि लिम्ब को लिया गया, उस लिम्ब को डीनर्वेट कर दिया गया, मीन्स कि उसके नर्व को किसी भी तरीके से डैमेज कर दिया गया और फिर उसको रिमूव कर दिया गया। तो ऐसे केस में फिर इसको एम्पुटेट किया गया तो क्या देखा गया कि लिम्ब का रीजनरेशन नहीं हो रहा था। तीसरे केस में क्या देखा गया कि एक ऐसा लिम्ब है जिसके पास कोई भी नर्व नहीं है, लेकिन जब उसको एम्पुटेट किया गया तो वो रीजनरेट हो रही है। अब हम लोग वन बाय वन समझते हैं कि पहले केस में क्या था, क्योंकि नर्व है और जो नर्व है वो क्या रिलीज करेगी, नैग फैक्टर को रिलीज करेगी, नैग प्रोटीन को, और ये प्रोलिफरेटिंग जोन में FGF8 को ले जाके वहां पे प्रोलिफरेशन में हेल्प करेगी और इस तरीके से क्या हो जाएगा, नॉर्मल लिम्ब का डेवलपमेंट होगा। इस केस में क्या है, क्योंकि नर्व को डैमेज कर दिया गया है तो इस केस में नैग रिलीज नहीं होगा, और जब नैग रिलीज नहीं होगा तो लिम्ब का जनरेशन नहीं होगा। तीसरे केस में ऐसा माना गया कि बहुत सारे ऐसे सैलामेंडर है जो कि ए न्यूरोजेनिक है, मींस कि उनमें ऑलरेडी नर्व पाई ही नहीं जाती है। तो फिर साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया कि जो सैलामेंडर ए न्यूरोजेनिक है, जिनके पास मींस नर्व नहीं होते हैं, उनके पास नैग नर्व नहीं है, तो नैग वहां से सिक्रीट ना होके नैग उनके पास ऑलरेडी बहुत प्रेजेंट होता है, तो उनमें नैग का एक्सप्रेशन एपिडर्मिस में होता है और नैग का कॉन्सेंट्रेशन नर्वेटेड सैलामेंडर से बहुत ज्यादा होता है ए न्यूरोजेनिक सैलामेंडर में। तो इसलिए इस केस में भी क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गई। तो इस तरीके से मींस की रीजनरेशन हो गया। तो इससे हम लोग को ये समझ में आया कि जो नैग न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये नर्व से सिक्रीट होती है, और अगर हम किसी भी तरीके से नर्व को डीनर्वेटेड कर दें तो क्या होगा कि लिम्ब रीजनरेट नहीं होगा। और जो सैलामेंडर ए न्यूरोजेनिक है और अगर उनमें लिम्ब की डेवलपमेंट हो रही है तो इसका मतलब कि उनमें ऑलरेडी न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट का ऑलरेडी पाया जाता है, उनके एपिडर्मिस में उसकी एक्सप्रेशन होती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो प्रोलिफरेशन ब्लास्टेमा का होता है वो बहुत मींस कि नर्व पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और ये नर्व क्या सिक्रीट करते हैं, नैग फैक्टर को या नैग प्रोटीन को रिलीज करते हैं। ग्लायल ग्रोथ फैक्टर्स आर नीडेड टू मेंटेनिंग हाई रेट ऑफ सेल प्रोलिफरेशन। FGF2 सर्व एज अ एंजियोजेनेसिस। FGF2 दूसरा फैक्टर है जो कि ब्लड वेसल्स को बनाएगा। ऑल्सो प्रमोट द माइटोसिस, पैटर्निंग ऑफ रीजनरेशन। ब्लास्टेमा तो मास ऑफ सेल्स है, अभी पैटर्निंग करनी है या लिम्ब बनाना है तो नर्व से भी ग्लायल ग्रोथ फैक्टर का सिग्नल मिल रहा है, FGF2 का सिग्नल मिल रहा है, तो ये सारे सिग्नल्स मिलते हैं। इसके बाद डिपेंड ऑन मीजेनकाइम फैक्टर। मीजेनकाइम फैक्टर जब आप लिम्ब डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो वहां पे ये FGF10, 8 ये सारी चीजें पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि लिम्ब डेवलपमेंट में एक FGF10 फैक्टर होता है जो कि लिम्ब में मीजेनकाइम को मींस प्रोग्रेस जोन को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो क्या हो रहा है कि दूसरा जो फैक्टर, एक नर्व फैक्टर हो गया, दूसरा क्या है कि FGF10 मीजेनकाइम फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लास्टेमा के रेगुलेशन के लिए। अब तो पहला हो गया
कि कैसे जनरेट होंगे, दूसरा हो गया ब्लास्टेमा कैसे रेगुलेट होंगे, तीसरा क्योंकि एक हमें पैटर्न मिलता है। अगर लिम्ब का भी बात करें तो लिम्ब में एक पैटर्न फॉर्मेशन होता है, वो पैटर्न फॉर्मेशन के लिए ब्लास्टेमा कैसे पैटर्न फॉर्मेशन कर पाता है, उसके लिए होते हैं मॉर्फोजेंस। मॉर्फोजेंस के ग्रेडियंट की वजह से किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन का एक पैटर्न फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हमारा लिम्ब ही अगर देखिए या सैलेमेंडर का देखिए तो ऊपर का पार्ट अलग है, नीचे का पार्ट अलग है, एल्बो से फिर जो नीचे का पार्ट है उसमें फिंगर्स लगे हुए, डिजिट्स हैं, तो इस तरीके से एक अलग पूरा ग्रेडियंट की वजह से अलग अलग पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है। तो वो पैटर्न फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, मॉर्फोजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उसमें से एक एग्जाम्पल मॉर्फोजन का क्या है, रेटिनोइक एसिड। रेटिनोइक एसिड एक मॉर्फोजन है जो कि ग्रेडियंट डेवलप करता है अलोंग द प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब ये वाला एंड, यहां से लेके यहां तक, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, यहां प्रॉक्सिमल हो गया, ये डिस्टल हो गया, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल एंड पर एक एक्सिस जनरेट करता है, और ब्लास्टेमा उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट होते हैं रेटिनोइक एसिड के अकॉर्डिंग। भाई जब प्रॉक्सिमल एंड पे यहां पे स्ट्रक्चर अलग है, यहां पे स्ट्रक्चर अलग है, तो मॉर्फोजन के ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग एक मींस पैटर्न बनता है। अब एक ये लिया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, सपोज कि ये एक सैलामेंडर लिया गया है, इस सैलामेंडर को क्या किया गया है कि इसका यहां से कट कर दिया गया, एम्पुटेटेड, टेल को कट किया गया। टेल को कट किया तो टेल यहां पे रीजनरेट होनी चाहिए थी। अगर सपोज कि यहां पे टेल कट किया गया तो थोड़े दिन बाद यहां पे टेल रीजनरेट हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में आगे क्या किया गया, टेल को कट करके यहां पे रेटिनोइक एसिड का स्टंप लगा दिया गया, रेटिनोइक एसिड का स्टंप लगा दिया गया। अब क्या देखा कि यहां नॉर्मली तो टेल रीजनरेट होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे लिम्ब का फॉर्मेशन हो रहा, मींस की ऐसे तो सैलामेंडर में फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब होते हैं, फिर एक पेयर ऑफ लिम्ब और रीजनरेट हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे रेटिनोइक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हाई कर दिया गया, तो यहां पे टेल की जगह पे क्या बन गया, लिम्ब बन गया। तो लिम्ब इससे क्या हुआ कि रेटिनोइक एसिड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है पैटर्निंग के लिए। तो ब्लास्टेमा पैटर्निंग किसके थ्रू करता है, मॉर्फोजन के थ्रू करता है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टू मॉडल सिस्टम के अकॉर्डिंग बताया गया है। अब इस सिस्टम को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे सपोज की इंजरी हुई, सबसे पहले उंड क्लोजर होता है। उंड क्लोजर होने के बाद कुछ डर्मल सेल्स मींस की कहाँ पे जो एपिकल पोर्शन जो कि स्टंप है या जो एम्पुटेटेड रीजन है वहां पे जाते हैं, वहां पे जाके प्रोलिफरेट करते हैं और एक AEC कैप बनाते हैं, फिर ब्लास्टेमा बनने लगता है। अब ब्लास्टेमा AEC बना लेते हैं, कैप बनता है। अब सपोज कि सिग्नल मिलता है, अगर सिग्नल मिलेगा ब्लास्टेमा को तो ठीक है, लेकिन अगर सपोज यहां पे मान लीजिए कोई सिग्नल नहीं मिला, सिग्नल नहीं मिलेगा ब्लास्टेमा को, तो ब्लास्टेमा स्कैर्स बना लेगा, मींस कि एक स्पॉट बन जाएगा कि यहां पे एम्पुटेटेड मींस लिम्फ है और लिम्फ का डेवलपमेंट नहीं होगा और स्किन रीजनरेट हो जाएगी, मींस हीलिंग तो हो जाएगी, लेकिन वहां पे लिम्फ का डेवलपमेंट नहीं होगा अगर ब्लास्टेमा को सिग्नल नहीं मिला। अब सपोज कि नर्व से सिग्नल मिल गया, ग्लायल ग्रोथ फैक्टर का सिग्नल मिल गया, तो क्या होगा कि ब्लास्टेमा और प्रोलिफरेट करेंगे ब्लास्टेमा, ठीक है। इसके बाद अब फिर से क्या हुआ कि अगर सपोज सिग्नल ना मिले तो ब्लास्टेमा रीग्रेस हो जाएंगे, मींस कि ब्लास्टेमा खत्म हो जाएंगे। और अगर सिग्नल मिल गया किसका, फाइब्रोब्लास्ट FGF10 का सिग्नल मिल गया, तो क्या हो जाएगा, ग्रोथ और पैटर्न की फॉर्मेशन हो जाएगी, लिम्ब का रीजनरेशन हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि नर्व का सिग्नल, FGF का सिग्नल, ये सारे सिग्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लिम्ब के फॉर्मेशन में। इसीलिए सैलामेंडर में यूनिडायरेक्शनल रीजनरेशन होता है, क्योंकि उसको सिग्नल तो सैलामेंडर से ही मिल रहे हैं, चाहे वो नर्व के सिग्नल हो, चाहे ब्लास्टेमा की फॉर्मेशन करना हो, चाहे ब्लास्टोमा को रेगुलेशन करना हो, चाहे जो ब्लास्टेमा सेल्स हैं उनको चाहे पैटर्निंग फॉर्मेशन करना, तो उनको सारा सिग्नल तो सैलामेंडर से ही मिल रहा है। तो इसीलिए सिग्नल मिलना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए इन वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल रीजनरेशन होता है। तो इसको कहा जाता है 2 स्टेप मॉडल एम्फीबियन लिम्ब रीजनरेशन। ये मॉडल है जिसमें हमने आपको ये समझाया है कि अगर सिग्नल का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, अगर सिग्नल मिलेगा तो आगे प्रोसेस चलेगा, नहीं तो वहीं पे रुक जाएगा। अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इन टैडपोल इफ द टेल इज एम्पुटेटेड, अगर टैडपोल में टेल को एम्पुटेट कर दिया जाता है, टेल को कट कर दिया जाता है, इट कैन रीजनरेट। टेल अगर कट होती है तो ये रीजनरेट हो सकती है। However, if the tail is amputated, then exposed to retinoic acid, it develop limb instead of regenerating tail. This could be the following reason.
तो जैसा कि हमने आपको ये वाला डायग्राम बताया है, यही डायग्राम के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अगर कोई टैडपोल है, उसकी हमने टेल को एम्पुटेट कर दिया है, कट कर दिया है, और उसमें फिर हमने रेटिनोइक एसिड से एक्सपोज कर दिया है, तो वहां पे टेल की जगह पे लिम्ब बन जाता है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन जैसे कि हमें पता है कि रेटिनोइक एसिड क्या है, एक्ट एज अ मॉर्फोजन। तो रेटिनोइक एसिड इज अ मॉर्फोजन एंड इंड्यूसेस जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिम्ब फॉर्मेशन। तो मॉर्फोजन क्या करते हैं? उन जीन को मींस एक्टिवेट कर देते हैं जो कि लिम्ब के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरा क्या है? रेटिनोइक एसिड रेजेस द पोजिशनल वैल्यू इन द रीजन ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट टू टेक प्लेस, क्योंकि जहां पे टेल बननी है, जहां पे टेल बननी है वहां पे ये जो रेटिनोइक एसिड है वो क्या कर रहा है? पोजिशनल वैल्यू को रेज कर दे रहा है, और वहां पे क्या बन रहा है? पोजीशन के अकॉर्डिंग जब रेटिनोइक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है तो वहां पे लिम्ब बनने लगता है टेल की जगह पे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? मींस ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया। दिस इज अ रैंडम फिनोमेना, तो ये रैंडम फिनोमेना तो फॉल्स हो गया। रेटिनोइक एसिड पॉसिबली एक्ट एज अ म्यूटेजन, तो ये भी नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए एंड बी। तो इस तरीके से आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ न्यू लिम्ब रीजनरेशन इफ मोर देन 90% ऑफ नर्व सप्लाई इज सीवियर्ड बिफोर एम्पुटेशन? एम्पुटेशन के पहले ही क्या कर दिया गया? नर्व सप्लाई को क्या कर दिया गया है? 90% नर्व सप्लाई मींस डैमेज हो गया या सीवियर्ड है। तो ऐसे केस में क्या होगा? द एपिकल एक्टोडर्मल कैप स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ ब्लास्टेमा बाय सिक्रीटिंग FGF8 बट रीजनरेशन डज नॉट टेक प्लेस, है ना। तो हमने क्या बताया था कि अगर नर्व सप्लाई नहीं है, ब्लास्टेमा सेल्स भले ही बन गए लेकिन नर्व सप्लाई नहीं है, देखिए यहाँ पे नर्व सप्लाई नहीं थी तो स्केर्स ही रह गया था, रीजनरेशन नहीं हो पाया था लिम्ब का। तो ठीक ऐसा ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर तो एपिकल एक्टोडर्मल एपिकल कैप AEC का भी फॉर्मेशन होगा, AEC भी बनेगा, ब्लास्टेमा भी बनेंगे, लेकिन इनको ब्लास्टेमा को रेगुलेट करने के लिए नर्व नहीं है तो रीजनरेट नहीं हो पाएगा, भले ही ब्लास्टेमा बनेंगे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन पहला ही हमें सही लग रहा है। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। लिम्ब रीजनरेशन विल टेक प्लेस एंड फॉर्म अ लिम्ब विद नो नर्व सप्लाई, मतलब कि लिम्ब बन जाएगा लेकिन उसके पास कोई नर्व नहीं होगा। तो लेकिन जब हमने रीजनरेशन के फर्स्ट वीडियो में बताया था कि रीजनरेशन होने के लिए आपको सिमिलर चाहिए, मींस कि स्ट्रक्चर की सिमिलरिटीज होनी चाहिए फंक्शनली और स्ट्रक्चरली, जो भी मिसिंग पार्ट है। तो इसलिए नर्व ना हो ऐसा तो होगा नहीं। आउट ग्रोथ विल अकर, आउट ग्रोथ बनेगी लेकिन बट द आइडेंटिटी ऑफ लिम्ब फॉर्म्ड विल बी लॉस्ट, मींस की तो ये तो स्टेम्प ही बन गया तो इसको तो रीजनरेशन कहेंगे नहीं। लिम्ब रीजनरेशन विद नर्व सप्लाई विल टेक प्लेस, लिम्ब रीजनरेशन हो जाएगा, नर्व सप्लाई भी हो जाएगी, क्यों भले ही जैसे यहाँ पे लिखा है कि 90% सीवियर्ड है तो फिर कैसे हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा कि नर्व सप्लाई हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला, द एपिकल एक्टोडर्मल कैप स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ ब्लास्टेमा, ब्लास्टेमा बन जाएंगे लेकिन रीजनरेशन नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये ऑप्शन सही होगा। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।